आज की न्यूज़पेपर की शुरुआत हम करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी वाले सेक्शन से। अभी हमारी सीरीज चल रही थी झीलों के बारे में, तो विश्व की जो सभी महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं, उनकी जियोग्राफी की के बारे में, उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में, उनके प्रमुख प्रमुख फैक्ट के बारे में। तो आज जो हमारी झील है वो है मलावी झील, लेक मलावी जिसको कहते हैं। इसके दो नाम और हैं, एक न्यासा है और एक निआसा। तो मलावी की लोकेशन पड़ती है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका में हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलर साउथ वाले हिस्से की, और साउथ वाला जो हिस्सा है पार्टिकुलर यदि आप देखोगे ना तो इसका जो पूर्वी वाला हिस्सा है, पूर्वी जो किनारा है, तट है, उस तरफ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी लोकेशन दो रेखाओं के बीच में ये पड़ती है, 0 डिग्री वाली इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब जो भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं ना, एक वो, और नीचे वाली जो मकर रेखा रहती है 23.5 डिग्री वाली साउथ वाली रेखा, दोनों के बीच में इसकी लोकेशन पड़ती है लेक मलावी की। अब अगली बात आ जाती है कि कौन कौन से देशों के साथ में, अब देशों के बीच में ये लोकेशन बनाती है। तो ये नॉर्थ वाला जो इतना एरिया आप देख रहे हैं, ये तंजानिया के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रही है। तंजानिया के नीचे आप जाओगे तो पड़ जाता है मोजाम्बिक, और ये जो पूरा आप ग्रीन कलर देख रहे हैं ना, अब चूंकि झील का नाम मलावी है और उसी के किनारे मलावी देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी है लिलोंगवे। तो कुल मिलाकर के कौन कौन से देश हो गए? तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी, 3 देशों के बीच में स्थित है ये लेक मलावी, जिसको लेक नियासा भी हम कहते हैं। अब अगला जो मैप देख रहे हैं, यहाँ से हम देखेंगे कि ये जो लेक है इसको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है और कौन से माध्यम से ये अपने पानी को निकालती है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है और आउटसोर्स क्या है। कई सारी नदियां हैं जो कि अपने पानी को यहाँ पर छोड़ती हैं, जैसे कि ये जो सबसे ऊपर यदि आप जाओगे ना नॉर्थ में, तो ये है मबलीजी रिवर, ठीक है, एन रुकुरू रिवर, और इसके नीचे आप जाओगे तो साउथ रुकुरू रिवर है, ठीक है। एक और रिवर है लुवेया रिवर, और एक ये जो रिवर आप देख रहे हैं डवांगवा रिवर, और ये है बुआ रिवर। एक और है जो जहाँ से इसकी कैपिटल होके जाती है ना, लिलोंगवे। लिलोंगवे ये कैपिटल देख रहे हैं आप, और यहीं से ये लिलोंगवे रिवर होते हुए जाती है और अपने पानी को लेक मलावी में छोड़ती है। और एक बात हमें ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो सायर रिवर है ना, ये वाली, ये अपने इसके पानी को यहाँ से बाहर करती इस प्रकार से होते हुए, ठीक है। अब ये जो लेक मलावी हो गई झील, और ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये है लेक, कौन सी लेक है ये? लेक मलोम्बे। लेक मलोम्बे है। अब इसकी देखिए बाउंड्री जो खींची गई है वो किस प्रकार से खींची गई। ये जो मोजाम्बिक है ना, मोजाम्बिक का जो हिस्सा है वो इतना है, ये वाला हिस्सा है, और यहीं पर इसका नाम लेक नियासा रखा, और बाकी जो का जो एरिया है ना वो लेक मलावी के नाम से दर्शाया गया है यहाँ पर। अब इसके नाम को यदि हम देखें ना, तो देखो अफ्रीका की जितने भी जो ग्रेट लेक्स हैं उनमें से एक है लेक मलावी, जिसको लेक न्यासा कहते हैं हम तंजानिया में, और लोगो नियासा कहते हैं हम मोजाम्बिक में। अब जितनी भी वर्ल्ड में डीपेस्ट झीलें आजकल आप देख रहे हो उनमें से ये एक शामिल है। इसके अलावा लिलोंग्वे इज़ द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ मलावी। अदर मेजर सिटीज आर ब्लैंटायर, मुजुजू एंड जोम्बा। ये अदर सिटी के नाम के बारे में बताई जाती है। इट्स निकनेम ट्रांसलेटेड टू द वार्म हार्ट ऑफ द अफ्रीका, ठीक है, इसको वार्म हार्ट ऑफ द अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। रीजन ये है
बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन फॉर बीइंग फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडली है ये, इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। मलावी रिवर की यदि हम साइज की बात करें ना, तो वर्ल्ड में सरफेस एरिया के हिसाब से आप देखोगे तो 9वें नंबर पर ये पड़ती है। विच आल्सो फॉर्म्स ए बॉर्डर बिटवीन मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी। ठीक है। इसके बाद मलावी अपने पानी को ड्रेन्स कहाँ पर करती है? जाम्बेजी रिवर में। किसके माध्यम से? सायर रिवर के माध्यम से। अभी हमने सरफेस एरिया के हिसाब से देखे थे तो 9वें नंबर में आ रही थी पूरे विश्व में, वर्ल्ड में इसकी पोजीशन। यदि आप डीप के हिसाब से, गहराई के हिसाब से देखोगे ना, तो 3rd नंबर की ये डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन द वर्ल्ड। द बेसिन इज डेंसली पॉपुलेटेड एंड हैज़ ए हाई प्रिवलेंस ऑफ वाटर बोर्न डिसीज। ठीक है। द लेक्स इज द होम 800 से लेकर के 1000 फिश स्पीसीज। ये जो झील है जानी जाती है सबसे ज़्यादा मछलियों के मामले में। यहाँ पर 800 से 1000 मछलियों की प्रजाति पाई जाती हैं, मेकिंग इट द मोस्ट फिश स्पीसीज रिच लेक इन द वर्ल्ड। इसके अलावा एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है, कुछ कुछ पैरामीटर इसके दिए गए हैं, जैसे कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है। इसका सरफेस एरिया पड़ जाता है 29,500 वर्ग किलोमीटर का। तीसरे नंबर पर इसकी गहराई के हिसाब से पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। यदि इसकी मैक्सिमम गहराई आप नापोगे तो वो है 700 मीटर और एवरेज डेप्थ इसकी है 264 मीटर। अब इसके अलावा भी यदि आप थोड़ा और भी डिटेल में जाना चाहते हो तो आप जो है, इस पर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। अब चलते हैं हम फ्रंट पेज में और देख लेते हैं कौन सी न्यूज़ में दी गई है। तो फ्रंट पेज में इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी गई है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। रिटेल इन्फ्लेशन में कमी आई है, ऐसा इंडिकेशन हमको देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ अब इंडस्ट्रियल का जो ग्रोथ है, आउटपुट है, उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है। और जब चीज़ों की संख्या बढ़ती है ना, चीज़ों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो जो महंगाई है वो धीरे धीरे कम हो जाती, और यदि चीज़ें कम हैं और डिमांड ज़्यादा है तो महंगाई बढ़ने लग जाती। एक बात ये है कि इन्फ्लेशन को नॉर्मली हम बोलते हैं हिंदी में महंगाई। ठीक है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के दाम में बढ़ोतरी हमको देखने को मिलती है। अब इसमें जो वस्तुओं की कीमत रहती है ना, वो उसमें जो कमी आती है उसको हम डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। नॉर्मली इन्फ्लेशन वाली कंडीशन में क्या रहता है, वस्तुओं के दाम में वृद्धि होती है और रुपया की जो कीमत है ना वो घट जाती है। अब कैसे घट जाती है? एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे कि पेट्रोल का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। पहले 70 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था, आज के टाइम में 100 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है। ठीक है। अब जो रुपया की जो वैल्यू है ना, वो क्या हो गई है, रुपया की वैल्यू कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि आपके पास का जो 70 रुपया है ना, अब ये आपका उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अब आपको चाहिए 100 रुपया, तब जाके आप 1 लीटर पेट्रोल ले पाओगे। तो नॉर्मली इन्फ्लेशन को नापने के लिए ना 2 इंडेक्सेस यूज़ में लाए जाते हैं। एक होता है सीपीआई, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और दूसरा होता है डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो नॉर्मली आरबीआई सीपीआई का यूज़ करता है इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए, कि हमें जो है इन्फ्लेशन को इस लेवल पे बनाए रखना है, तो इसके लिए जो है सीपीआई इंडेक्स का वो यूज़ करता है। तो सीपीआई इंडेक्स जो होता है वो एकदम कंज्यूमर लेवल पर, ग्राहक लेवल पर वस्तुओं और सेवाओं में जो उनके मूल्यों में बढ़ोतरी हो रही है उसकी मेजरमेंट करने का ये काम करता है। जो इन्फ्लेशन रहता है इसको पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम वार्षिक इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 लगातार वर्ष में, मतलब 1 जनवरी से 1 जनवरी तक हम मेजरमेंट करेंगे। यदि हम कहेंगे साप्ताहिक मुद्रास्फीति की दर, तो 1 सप्ताह में आए हुए बदलाव को ये बताती है, जिसका संदर्भ
सप्ताह के लगातार 2 अंतिम दिन रहेंगे। जैसे कि भारत में 2 शुक्रवारों का अपराह्न 5 बजे का टाइम लिया जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति की दर यदि हम देखें, ठीक है, पार्टिकुलर वर्ष के लिए यदि आपको निकालना है तो पार्टिकुलर जो हम ईयर नाप रहे हैं ना, ईयर का ले रहे हैं, जैसे कि मुझे 2021 की मुद्रास्फीति की दर का पता करना है। ये नॉर्मल टाइप में हम देख रहे हैं, तो देखो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, मूल्य स्तर देखना पड़ेगा एक्स वर्ष में क्या रहा था। इसके बाद आप जो है मूल्य स्तर देखोगे x-1, ठीक है, बटे में आपको क्या करना है x-1, ठीक है, इंटू 100 आपको करना है। नीचे में 100 रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी रहती है कि इसमें हम एक बेस ईयर निर्धारित कर देते हैं कि इस साल में 2010 में वस्तुओं की कीमत क्या रही थी और अभी 2021 में उसी वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि को देखने को मिल रहा है। बेस ईयर में वस्तुओं की कीमत मान के चलो हम 100 रुपये निर्धारित कर दिए। 2021 में उसी वस्तु की कीमत यदि 121 हो जाती है, ठीक है, 21% की वृद्धि हमको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से नॉर्मली इन्फ्लेशन को हम देखते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब हम न्यूज़ में देख लेते हैं कौन सी बातें दी गई हैं। तो अलग अलग साल में अलग अलग महीनों में क्या इसकी पोजीशन रही, जैसे कि सितंबर 2019, सितंबर 2020 और सितंबर 2021। ठीक है, यहाँ पर थी 4% इन्फ्लेशन। सितंबर 2021 में यदि आप देखोगे तो ये पहुँच गई थी कितनी, 6 से भी ज़्यादा। और सितंबर 2021 में आप देखोगे तो ये है 4 से थोड़ा ज़्यादा है। इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ये इसमें कूल डाउन हमने को देखना है टू ए 5 मंथ लो ऑफ 4.35% इन सितंबर, थैंक्स टू ए शार्प डिप इन फूड प्राइस इन्फ्लेशन, वाइल इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ बढ़ा है 11.9% इन अगस्त। ठीक है, ड्रिवन लार्जरली बाय स्टैटिकल इफेक्ट ऑफ ए लो बेस, अगस्त 2020 हैड रिकॉर्डेड 7.1% कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने चेतावनी दी है अगेंस्ट रीडिंग टू मच इनटू दिस इनकरेजिंग ऑफिशियल डाटा फ्रेंड्स। ठीक है, विथ एडवर्स हेडवाइंड लर्किंग ऑन बोथ फ्रंट्स। ठीक है, यहाँ पर बात बताई जा रही है कि अभी कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें देखने की ज़रूरत है। फूड इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द CPI फेल टू जस्ट 0.68%। फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा ही बस कमी आया है इन सितंबर, आफ्टर हैविंग ए डिक्लाइन टू ए 7 मंथ लो ऑफ 3.1% इन अगस्त। एक और यहाँ पर बात बताई गई है कोर इन्फ्लेशन के बारे में। इस इन्फ्लेशन में क्या रहता है ना, फूड और फ्यूल्स के प्राइस को नहीं कैलकुलेट किया जाता है। इसका जो एलिवेटेड लेवल है 5.8% ही रही है फॉर द 3rd मंथ इन ए रो। तो इकोनॉमिस्ट सेड द मॉडरेशन इन द इन्फ्लेशन रेट कुड बी ट्रांजिस्ट विथ राइजिंग एनर्जी मेटल्स एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट बीइंग रिस्क फैक्टर। अभी इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जैसे कि एनर्जी, मेटल और जो लॉजिस्टिक है उनकी कीमतों में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद में कोरोना की वैक्सीन को लेकर के एक न्यूज़ आई है फ्रंट पेज में। एक्सपर्ट पैनल क्लियर्स कोवैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज़ इन 2 से लेकर के 18 एज ग्रुप वाले बच्चों में। तो 2 से लेकर के 18 साल के बच्चे हैं, यदि इमरजेंसी कहीं ऐसी आती है तो इसका यूज़ जो है किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ फैक्ट बताए जाते हैं। कोवैक्सीन जो है इंडिया की पहली इंडिजेनियस कोरोना वैक्सीन बन गई है जो कि माइनर्स के लिए यूज़ में लाई जाएगी। इसके अलावा इसमें जो ट्रायल्स हुए हैं वो बात बताई जाती है। भारत बायोटेक कंप्लीटेड फेज़ 2 एंड फेज़ 3 ट्रायल्स ऑफ द वैक्सीन एमंग चिल्ड्रन। तो भारत बायोटेक भी इसमें थोड़ा आगे बढ़ रही है। एज ग्रुप की यदि हम बात करें तो द ट्रायल्स वर डन इन द एज ग्रुप 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 इन सितंबर के महीने में। इसके अलावा रिकमेंडेड डोजेस की हम बात करें तो इसमें 2 डोज दिए जाएंगे, 28 दिन का इसमें गैप रहेगा।
इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो आई है डेंगू डिसीज़ से रिलेटेड। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। डेंगू जो है मच्छर जनित है एक रोग, मच्छर के काटने से, ठीक है, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन फैलता है। फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स वर्ल्ड वाइड, मोस्टली इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज। ठीक है, कहाँ पर ये ज़्यादा केसेस देखने को हमको मिलते हैं, तो ये है ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल वाला क्लाइमेट वाला एरिया है वहाँ पर, मोस्टली अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो वायरस है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर काजिंग डेंगू इज कॉल्ड डेंगू वायरस। डेंगू वायरस के चलते चलते ये होता है। देयर आर 4 DENV serotype, meaning that it is possible to infect 4 times। तो इसके 4 प्रकार होते हैं। इसका मतलब ये हो गया है कि ये 4 बार किसी को इफेक्ट कर सकता है। वाइल मैनी DENV इन्फेक्शन प्रोड्यूस ओनली माइल्ड इलनेस, इनमें से जो DENV है वो उतना ज़्यादा इलनेस नहीं फैलाता है। DENV कैन काज एन acute flu-like illness. Occasionally, this develops into a potentially lethal complication called severe dengue। फिर बाद में धीरे धीरे यही क्या है ना, और जब बढ़ जाता है तो इसको हम कहते हैं सीवियर डेंगू। सीवियर डेंगू इज ए लीडिंग काज ऑफ सीरियस इलनेस एंड डेथ इन सम एशियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो असली वाला जो डेंगू है वो है सीवियर डेंगू। इसी के चलते चलते बहुत ज़्यादा हमें बुखार आती है और डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा देयर इज़ ए नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू सीवियर डेंगू। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज प्रोग्रेशन एसोसिएटेड विद द सीवियर डेंगू एंड एक्सेस टू प्रॉपर मेडिकल केयर लोअर फैटलिटी रेट ऑफ सीवियर डेंगू टू बिलो 1%। न्यूज़ में ये बात आती है कि डेंगू वायरल फीवर ऑन राइज इन NUH, 18 डेथ रिपोर्टेड सो फार। तो न्यूज़ कोई ख़ास नहीं है, बस उसमें यही बात बताई गई है कि डेंगू जो है डिसीज़ वो बढ़ते जा रहा है। 18 लोगों की डेथ इसके कारण में हो गई है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो एक बिल से लेकर के है। न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान में अभी वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनके पास उनकी सहमति के लिए ये जो बिल भेजा गया है, अमेंड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2009, इसमें कुछ संशोधन करने के लिए ये बिल लाया गया था। ठीक है, इन व्यू ऑफ कंसर्न एक्सप्रेड इन सर्टेन क्वार्टर दैट इट कुड इनकरेज लेजिटमाइज चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा मिलेगा। इसी के चलते चलते काफ़ी विवाद में रहा है। तो राजस्थान की गवर्नमेंट कह रही है हम इसका रिव्यू करेंगे। द बिल इज पेंडिंग विद द गवर्नमेंट फॉर हिज असेंट आफ्टर इट्स पैसेज इन द स्टेट असेंबली ऑन 17 सितंबर। तो जो है स्टेट की विधानसभा में तो ये पास हो गया है। अब जो राज्यपाल के पास असहमति के लिए भेजा गया था तो उनके पास अब ये पेंडिंग है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत सेड एट ए फंक्शन मार्किंग इंटरनेशनल चाइल्ड डे here on Monday, the state government would urge the governor to return the bill for its legal scrutiny। तो राज्यपाल को उन्होंने कहा है कि आप इसको हमें वापस कर दीजिए, हम इसकी अभी जांच करेंगे। यहाँ पर रीजन बताया जाता, वैसे कोई खास जानकारी तो यहाँ पर नहीं दी गई है कि इस बिल में आखिर कौन से प्रावधान किए गए हैं, लेकिन एक बात बताई जाती है इनके द्वारा कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंपलसरी कर दीजिए रजिस्टर ऑल मैरिज ऑफ इंडियन सिटीजन। जितने भी लोग शादी कर रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। 2006 में ऐसा कहा। इसी के चलते चलते गहलोत का कहना है कि हमने इसमें अमेंडमेंट लाने की बात चलाई थी या फिर ये बिल्कुल आया था। द बिल हैज़ सॉट टू अमेंड सेक्शन 5 एंड 8 ऑफ द एक्ट ऑफ 2009। तो 2009 का जो एक्ट बना हुआ है शादी के लिए, उसकी जो धारा 5 और 8 है उसमें चेंजेस करने के लिए बात करता है। डीलिंग विद द अपॉइंटमेंट ऑफ मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एंड द ड्यूटी ऑफ पार्टीज टू ए मैरिज टू सबमिट द मेमोरेंडम फॉर रजिस्ट्रेशन। The amendment authorized women above 18 years to provide information of their marriage on own।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से रिलेटेड। नरेंद्र मोदी टू लॉन्च मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स टू बी डिजाइन्ड विथ ए कॉमन विजन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात की जा रही है, चाहे वो सड़कें हो या फिर और अन्य भी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च ए नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, जिसका नाम रखा गया है पीएम गति शक्ति, ऑन वेडनेसडे। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से ये खबर आई है। पीएमओ का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने कई सारी प्रॉब्लम्स को फेसेस किया है दशकों से, इंक्लूडिंग ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, ठीक है, लीडिंग टू मल्टीपल एजेंसीज डिगिंग अप रोड फॉर लेइंग केबल्स पाइपलाइंस। दिस इज नॉट ओनली काज ग्रेट इनकन्वीनियंस बट वाज आल्सो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ऐसा पीएम का कहना है। तो जो पीएम गति शक्ति है ये एड्रेस करेगी पास्ट इशू थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, होलिस्टिक प्लानिंग फॉर स्टेक होल्डर फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। मतलब जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जब सरकार करती है तो उसमें कई सारी समस्याएं आती हैं, ठीक है, जैसे कि पाइपलाइन बिछाना है तो आपको खुदाई करना पड़ेगा, और भी ऐसे कई सारे चीज़ें हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्लान है ये जो है डिज़ाइन किया जाएगा एंड एग्जीक्यूट किया जाएगा विथ ए कॉमन विजन इंस्टीड ऑफ बीइंग मेड इन सिलोस, ऐसा इनका कहना है। द मास्टर प्लान वुड कवर प्रोजेक्ट ऑफ मैनी मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसमें इंक्लूड है भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवे एंड ड्राई या फिर लैंड पोर्ट्स, उड़ान, टेक्सटाइल क्लस्टर, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर्स एंड एग्रीकल्चर जोन। तो इसकी शुरुआत जो है बुधवार को होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इससे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो परिदृश्य है ना, ये एकदम क्लियरली हो जाएगा कि जो भी विभाग वाली रुकावटें आती हैं ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर जो परियोजनाएं हैं इसमें हितधारकों के लिए समग्र योजना को एक संस्थागत रूप प्रोवाइड करने की यहाँ पर बात बताई जाती है। इसके अलावा जो अलग अलग विभाग हैं उनको केंद्रीकृत पोर्टल वेबसाइट बनाई जाएगी। इससे एक दूसरे विभाग की जो परियोजना है उनको पता चल जाएगा। और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लोगों और वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके अलावा बड़ी मात्रा में यह रोजगार भी पैदा करेगी। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया था कि केबल और गैस पाइपलाइन यदि बिछाना है तो सड़कों को खोदा जाना अच्छा नहीं है, ठीक है। इससे न केवल असुविधा होती है बल्कि ये फिजूल खर्ची भी होती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड है। यूएस का कहना है कि ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ना, इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, इसका हम विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ना वो एक सी सोच वाली देशों की है। इसीलिए ऐसा हम नहीं है कि जो 4 देश हैं वो ही इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट इज़ अप टू द पार्टनर इनसाइड क्वाड टू डिस्कस दिस। तो ये इसमें कोई अकेला डिसीजन नहीं लेगा, सभी जो सदस्य देश हैं उनका ही डिसीजन इसमें देखा जाएगा। तो ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ना, इसी के बारे में बात की जाती है। इसके अलावा कुछ पैक्ट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइन हुई हैं यूएस के साथ साथ में, उनके बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट 2016, द कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट जिसको कॉमखासा कहते हैं 2018, और द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पाइटल कोऑपरेशन बेका इन 2020। इतने सारे एग्रीमेंट इंडिया जो है साइन कर चुका है। इसके अलावा जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जिसको GSOMIA कहते हैं, इसको साइन किया है ए लॉन्ग टाइम एगो। एन एक्सटेंशन टू इट द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स
इसको साइन किया गया था 2019 में। मालाबार फेज़ 2 के बारे में बात करी जाती है, 12 से 15 अक्टूबर के बीच में इसकी डेट रखी गई है। ठीक है, ये फेज़ सेकेंड है। फर्स्ट फेज़ कहाँ पर हुआ था? अगस्त के महीने में, होस्टेड बाय द यूएस नेवी नियर गुआम। और ये जो सेकेंड फेज़ है ना, ये जो एक्सरसाइज है वो 25वें नंबर का एडिशन है मालाबार एक्सरसाइज का। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के है। प्लास्टिक से संबंधित हम बातें कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग का टारगेट। इसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन है वो कम इनटू फोर्स हो सकता है कब से? 6 दिसंबर से। The Environment Ministry has issued draft rules that mandate producer of plastic packaging material to collect all of their produce by 2024। तो जो भी कंपनियां हैं प्लास्टिक को प्रोड्यूस करती हैं, प्लास्टिक को बनाती हैं, तो उनको 2024 का टारगेट दिया गया है कि आपको जो है इस कचरे को कलेक्ट करना है, एंड इंश्योर दैट मिनिमम परसेंट ऑफ इट टू बी रिसाइकल्ड एज वेल एज यूज्ड इन सब्सक्वेंट सप्लाई। इसके अलावा आपको कलेक्ट ही नहीं करना है, उसको रिसाइकिल करना है और फिर से उसको सप्लाई भी करना है। इट हैज़ आल्सो स्पेसिफाइड ए सिस्टम वेयर बाय मेकर एंड यूज़र ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग कुड कलेक्ट सर्टिफिकेट। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ठीक है, कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स, EPR जिसको कहा जाएगा, एंड ट्रेड इन दैम, और फिर इसके बाद आप उनका ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6 दिसंबर से ये लागू हो सकता है। एंड एज ऑफ नाउ वाज ओपन टू पब्लिक फीडबैक। ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड सच एज मल्टी लेयर्ड मल्टी मटेरियल प्लास्टिक would be eligible to send for end of life disposal such as road construction, waste to energy, waste to oil and cement kilns। अब कुछ ऐसा भी प्लास्टिक है जिसको आप रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका यूज़ रोड बनाने में, ठीक है, एनर्जी उत्पन्न करने में, इसके अलावा ऑयल एंड सीमेंट के जो ईंट हैं उनको बनाने में आप इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसका डिस्पोजल आप कैसे करना है? CPCB ने जो निर्धारण कर दिया है उसी के अनुसार आपको इसका डिस्पोजल करना है। कुछ यहाँ पर बातें भी बताई जाती हैं, जैसे कि ऐसी जो कंपनियां हैं ना उनको जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा सरकार के सामने वाया ये सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट। तो एक केंद्रीकृत वेबसाइट है, उसके माध्यम से उनको बताना होगा हाउ मच प्लास्टिक दे प्रोड्यूस एनुअली, सालाना कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। कंपनीज वुड हैव टू कलेक्ट एटलीस्ट 35% ऑफ द टारगेट इन 2021-22, 70% 22-23 और 100% 2024 तक। 2024 में क्या होगा? मिनिमम 50% ऑफ देयर रिजिड प्लास्टिक कैटेगरी फर्स्ट वुड हैव टू बी रिसाइकल्ड एज वुड 30% ऑफ देयर कैटेगरी 2 एंड थर्ड। तो 3 कैटेगरी यहाँ पर बात करी गई है। रिजिड प्लास्टिक 50% तक आपको रिसाइकिल करना है। ठीक है, कैटेगरी जो 2 और 3 है उसका 30% हिस्सा आपको रिसाइकिल करना है। इसके अलावा एवरी ईयर वुड सी प्रोग्रेसिवली हायर टारगेट एंड आफ्टर 2026-27 80% ऑफ देयर कैटेगरी 1 एंड 60% ऑफ अदर 2 कैटेगरी वुड बी नीडेड टू बी रिसाइकल। इसके अलावा यदि कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो आखिर क्या होगा? तो ऐसा पार्टिकुलर जो है यहाँ पर तो बताया नहीं गया है कि कंपनसेशन कितना रहेगा, क्या रहेगा।